हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको एमसीक्यू सीरीज में एक्सक्रीशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये 3 चैप्टर्स का पूरा एमसीक्यू डिस्कस कर लिया था। सब में लगभग 25-30 क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। ये 4th चैप्टर है, एक्सक्रीशन, एंड द चैप्टर इज एक्सक्रीशन, excretory product and their elimination. So let's just start with very basic question of this chapter. That is question number 1. Which of the following structure of kidney is always present in its medullary part? होपफुली कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि किडनी का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमेशा किडनी के मेडलरी पार्ट में होता है। जैसे कि आप जानते हो कि किडनी के स्ट्रक्चर में आपको पता है कि ये एक बीन सेल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, है ना? और आप जानते हैं कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट पार्ट होता है ना? जो एक इनर एरिया होता है, इसे मेडुला कहते हैं, और ये बाहर की तरफ क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। ये पार्ट आप जानते हैं, इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। और ये भी जानते हैं आप कि मेडुला वाले पार्ट में कई सारे ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको रीनल पिरामिड्स कहा जाता है। तो ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, और मेडुला के अंदर कई सारे 8 to 13 रीनल पिरामिड्स कहते हैं। 8 to 13 रीनल पिरामिड्स आर देयर। और इस रीनल पिरामिड्स का जो एपेक्स है, देखो ये इसका बेस होता है, इसके एपेक्स को आप जानते हैं, इसके एपेक्स को पेपिला कहते हैं। और ये पेपिला आप जानते हो ये मर्ज करता है माइनर कैलिसेस में, और माइनर कैलिसेस से क्या बनता है, मेजर कैलिसेस बनता है, और ये फिर मर्ज करता है कहाँ, रीनल पेल्विस में। और पेल्विस जब किडनी से बाहर आएगा तो ये डक्ट बनाता है, इसको यूरेटर कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं ये मेडुला के अंदर होता है, रीनल मेडुला में होता है ना? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, रीनल पेपिला, मेजर कैलिसेस, रीनल कॉर्पसल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये तो जानते हैं आप कि पेपिला तो ऑब्वियसली बात है, पेपिला तो ये पिरामिड्स का जो एपेक्स होता है ना, टुवर्ड्स पेल्विस। The apex of pyramid is called renal papilla, and that papilla joins to form minor calyces, and minor calyces join to form 2 to 3 or even 3 to 4 major calyces, and these it is 2 to 3 major calyces, and these major calyces join to form a single renal pelvis. That's clear? तो पेपिला तो ऑब्वियसली बात है, ये आपको मिलेगा मेडुला वाले पार्ट में, मेजर कैलिसेस भी होगा। What about this renal corpuscle? तो ये आप जानते हो कि हमारे एक सिंगल किडनी में लगभग 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 to 1.3 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इज देयर इन अ सिंगल किडनी। और आप ये भी जानते हैं कि सिंगल एक नेफ्रॉन के अंदर आपको स्ट्रक्चर अगर पता हो तो ये पता है कि ये वुमेन्स कैप्सूल होता है इस तरह से, और ये फिर ऐसे हम पीसीटी की बात करते हैं, ये फिर ल्यूकोफिलेस का पार्ट होता है, ये इसका थिन पार्ट होता है ल्यूकोफिलेस का, फिर ये इससे ऊपर की तरफ आता है, असेंडिंग लिम्ब बनाता है, ये ऐसे थिक पार्ट है इसका ये, फिर ये ऐसे डीसीटी बनाता है, और डीसीटी का जो मर्जिंग है ये कलेक्टिंग डक्ट में होता है।
कई सारे डेंसिटी कलेक्टिंग डक्ट में मर्ज करता है। और ये भी पता है आपको कि ऐसे अगर देखें अगर आप, तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए, तो ये पता है आपको कि ये अपर पार्ट रीनल कॉर्टेक्स का होता है, नीचे का पार्ट रीनल मेडुला का होता है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला कहते हैं इसको। और इस कॉर्टेक्स के अंदर आप जानते हैं कि जो एफरेंट आर्टरियोल्स के जो ऐसे ब्रांचेज आते हैं, देखो इस एफरेंट आर्टरियोल का कई सारा ऐसा एक कैपिलरी बनता है, देखो ऐसे इसमें, और ये फिर ऐसे यहाँ से एग्जिट करता है, जिसको एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। तो ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वुमेन्स कैप्सूल है, देखो इसी को कहते हैं रीनल कॉर्पसल, इसी को मैल्पिजियन कॉर्पसल्स भी कहते हैं, है ना, मैल्पिजियन बॉडी भी कहते हैं इसको। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो रीनल कॉर्पसल्स का पार्ट है, जिसमें ग्लोमेरुलस का पार्ट आता है, देखो आर्टरियोल्स के ब्रांचेज जो क्या बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस का जो पार्ट है, एक नेफ्रॉन की अगर बात करें, रीनल कॉर्पसल्स की बात करें एक्चुअली, तो रीनल कॉर्पसल्स इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस along with the women's capsule। तो ये पार्ट हमेशा आपके, आप देखिए डायग्राम में, ये हमेशा आपके रीनल कॉर्टेक्स में होता है। पीसीटी का पार्ट भी हमेशा आपके रीनल कॉर्टेक्स में ही होता है, डीसीटी का पार्ट भी आपके रीनल कॉर्टेक्स में ही होता है। जहां तक हेनलेज ऑफ लूप की बात करें, या लूप ऑफ हेनलेज की बात करें, तो ये स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स से और ये जाता है मेडुला की तरफ। ये स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स से, जाता है मेडुला की तरफ। जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होता है उसमें बहुत डीप मेडुला में नहीं जाता, लेकिन जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उसमें काफी डीपली पेनिट्रेट करता है कौन, हेनलेज ऑफ लूप, या लूप ऑफ हेनलेज जिसे कहते हैं आप, है ना। तो हेनलेज लूप का पार्ट आपके मेडुला में भी है, आपके कॉर्टेक्स में भी है। सिमिलरली कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट, और एक कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन्स की बात नहीं कर रहे आप, कई सारे जो डिस्टल ट्यूब्यूल होते हैं, डीसीटी का जो पार्ट होता है, वो मोस्टली कहते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर मर्ज कर जाता है। मोस्टली कहने का मतलब जो उसका कॉर्टिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें जाकर ये मर्ज कर जाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है ये आपके कॉर्टेक्स में भी है, ये आपके मेडुला में भी है। जो हेनलेज लूप का पार्ट है, देखो हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनलेज भी लिखा जाता है, ये भी कॉर्टेक्स में होता है, ये भी मेडुला में होता है। आप जानते हैं कि ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब होता है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब होता है, और ये डीसीटी का पार्ट है और ये पीसीटी होता है। तो कॉर्पसल्स तो कभी नहीं होगा आपके मेडुला में। कलेक्टिंग डक्ट यस, और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑलवेज प्रेजेंट इन मेडुलरी पार्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट का हमेशा पार्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट का हमेशा हमेशा तो ये आपके मेडुला में नहीं है, तो कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में भी होता है, तो ये भी इसमें नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा बताओ। तो आंसर हो गया, देखो इसमें आपका रीनल पैपिला और मेजर कैलिसेस कहता है। आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस क्वेश्चन में मैंने बेसिकली इसलिए बताया आपको कि ये आपको स्ट्रक्चर में समझ में आना चाहिए कि नेफ्रॉन्स का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है, कौन सा पार्ट मेडुला में है, एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जैसे माइनर कैलिसेस, ये सारी चीजें तो माइनर कैलिसेस हो या मेजर कैलिसेस हो, ये सब तो आपके रीनल मेडुला के पार्ट में ही मिलेगा। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने क्या कहा ब्रीफली कि मैल्पिजियन कॉर्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी, ये स्ट्रक्चर हमेशा आपके कॉर्टेक्स में मिलेगा, चाहे किसी तरह का नेफ्रॉन की बात करें हम। जो हेनलेज लूप है ये स्टार्ट कॉर्टेक्स से होता है, ये जाता है मेडुला की तरफ। अगर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होगा तो ये ऊपर ही रह जाता है मेडुला में, लेकिन अगर वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है तो वो डीपली पेनिट्रेट करता है किसको, मेडुला को। और कलेक्टिंग डक्ट भी देखिए, इसका कुछ पार्ट आपके कॉर्टेक्स में भी है और कुछ पार्ट आपके मेडुला में भी है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऐसे नेफ्रॉन्स मैंने कहा कि आपकी किडनी में 1 to 1.3 मिलियंस नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में होता है, सिंगल किडनी के अंदर। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन,
फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब देखिए फिल्ट्रेशन स्लिट क्या होता है। जैसे आप जानते हो कि जो वोमेन्स, जैसे आप जानते हैं कि जो ग्लोमेरुलस होता है, देखो जो हमारा ग्लोमेरुलस है और ग्लोमेरुलस के जो देखिए ऐसे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं इसमें, ये कैपिलरी तो होता है ना, और कैपिलरी के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, और देखो ये ग्लोमेरुलस किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट बनाता है वोमेन्स कैप्सूल के इनर वॉल के साथ। देखो ये इसका आउटर वॉल होता है, ये इसका इनर वॉल, सॉरी ये इसका इनर वॉल होता है। और यहां भी जानते हैं आप कि अमीबॉइडल सेल्स या सेल्स यहां देखो इस तरह का होता है, अमीबॉइडल सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं एक्चुअली, मैं ऐसे बना रहा हूं इसको पोडोसाइट्स कहते हैं आप। तो ये तो पोडोसाइट्स है, क्लियर। और आप ये जानते हैं एंडोथेलियल सेल्स होता है, और ये भी पता है कि जो आपका एंडोथेलियल सेल्स है ग्लोमेरुलस का, इसके बीच में देखो ऐसे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी का जो है ना जो डिफ्यूजन है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं फेनेस्ट्री। इसे क्या बोलते हैं, इसे फेनेस्ट्री कहा जाता है। और जो पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स के बीच में ये जो स्पेस देख रहे हो आप, तो पोडोसाइट्स तो वुमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर को कहता है एक्चुअली। पोडोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, जो एक तरह का सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया का ही पार्ट होता है, जिसके जो एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं वो दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसके बीच में पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस पोर्स को फिल्ट्रेशन स्लिट कहा जाता है, सो स्लिट पोर भी कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन स्लिट ये वाला पार्ट है, देखो ये कैविटी देखना है। तो ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फेनेस्ट्री होता है, और आपके वुमेन्स कैप्सूल के पोडोसाइट्स के बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट होता है, जो सॉल्यूट्स को मतलब डिफ्यूजन में हेल्प करता है आपके ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल के कैविटी में, ठीक है। और आप जानते हो कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं इसको, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर, जिसका थिकनेस काफी कम है, एंड दैट फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा का जो सॉल्यूट वगैरह है या जो वाटर वगैरह भी है वहां पे, वो फिल्टर होकर कहां पहुंचता है, वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में, और उसको वो किसको क्रॉस करता है, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर, जिसमें ग्लोमेरुलस के वॉल का पार्ट भी होता है और वुमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर का भी पार्ट होता है। तो फिल्ट्रेशन स्लिट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। इट इज a pore in fact, is a pore और फिल्ट्रेशन पोर और स्लिट पोर, व्हाटएवर वी कैन से, ये पोरोसाइट्स के बीच का एक स्पेस होता है ना, एंड दैट्स व्हाई ये नहीं होगा। क्या होगा बताओ, inner layer of women's capsule, outer layer of women's capsule, both A and B? No, the answer is inner layer of women's capsule. तो वुमेन्स कैप्सूल आप जानते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस एक कप की तरह डबल वॉल्ड कप होता है, जिसके इनर लेयर को ही विसरल लेयर कहा जाता है और आउटर लेयर को पैराइटल लेयर कहा जाता है। विसरल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड पैराइटल लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कहता है, क्लियर। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो गया बताओ, द आंसर इज बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 3 काफी देखो बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट काफी इसमें कॉन्सेप्ट है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज normally about 20% of blood that enters the glomerulus is filtered. Of the 180 liters of blood filtered per day, 178.5% liters are reabsorbed. Filtered amount of blood is equal to the secreted amount of blood in renal tubule. और आपको बताना है कि इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो आप सोचिए इसमें क्या हो सकता है। मैं थोड़ा पहले डायग्राम में बताऊंगा आपको कि आप जानते हैं कि सपोज करो कि अगर ये एक वुमेन्स कैप्सूल का ये स्ट्रक्चर है मान लो, और
ये मान लो पूरा का पूरा मैंने बना दिया रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें पीसीटी भी है, बीसीटी भी है, लूप ऑफ एनलेस भी है, कलेक्टिंग डक्ट भी है। और फाइनली यहाँ से अगर यूरिन मान लो बाहर की तरफ आ रहा है, ह्यूमन्स कैप्सूल हो गया। और अब जानते हैं कि जो एफरेंट आर्टरियोल होता है ऐसे, अब इस आर्टरियोल के कई सारे यहाँ पर ऐसे कॉइल्ड ब्रांचेज बनते हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना। और इस ग्लोमेरुलस का फिर एक ऐसे यूनियन है, देखो इसको एफरेंट आर्टरियोल कहा जाता है। और ये आर्टरियोल फिर आप जानते हैं इसके कई सारे ऐसे ब्रांचेज होते हैं। और ये जो ब्रांचेज डिफरेंट आर्टरियोल्स का होता है, ये एक चारों तरफ ऐसे देखो बनाया जाता है। ये पूरी तरह से ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड करता है। और ये बाकी जितने भी इसके ब्रांचेज हैं, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, है ना। और फाइनली ये सारे के सारे ब्रांचेस आपको पता है, ये सभी ब्रांचेस फिर ऐसे फाइनली ऐसे एग्जिट करते हैं। और ये फाइनली ऐसे किडनी से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रीनल वेन कहता है। जो रीनल आर्टरी है उसी के ब्रांच को आप एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस होता है, ऐसे पता। और ये एफरेंट आर्टरियोल होता है। एफरेंट आर्टरियोल्स के ब्रांच को पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। वासा रेक्टा भी इसी से बनता है एक्चुअली, है ना। और ये फिर ये कैपिलरी वगैरह यूनाइट होकर छोटे छोटे वेन से मिलता हुआ ये फाइनली रीनल वेन्स के फॉर्म में ये किडनी से बाहर आ जाता है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होता है, तो कितना किडनी का अगर पूछा जाए कि अभी पूरा ब्लड का अगर आपसे पाथवे पूछा जाए कि कैसे पूरा ब्लड पास हो रहा है, तो ये पता है आपको कि कार्डियक आउटपुट आप जानते हैं ये 5 to 5.5 लीटर पर मिनट लिखा जाता है। और लगभग इसका 1180 ml या 1200 ml कह सकते हैं आप, जो ब्लड है ये दोनों किडनी से होकर पास करता है। और एनसीईआरटी में ऐसा लिखा भी गया है कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट। It is information of NCERT. In fact, approximately 1/5 of cardiac output passes through the kidney tubules. मतलब यह है कि इस रास्ते से पूरे अगर किडनी के नेफ्रॉन्स की बात करेंगे तो लगभग दोनों किडनी मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 1200 ml जो 1180 और 1200 ml जो ब्लड है ये आपके नेफ्रिक ये आपके मतलब किडनी ट्यूब्यूल से क्रॉस करता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस 1200 ml में ये तो पूरा ब्लड हो गया ना, तो इस ब्लड में आप जानते हैं कि इसमें ब्लड प्लाज्मा का फ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो 1200 ml अगर यहाँ पर मान लो ब्लड है तो ब्लड प्लाज्मा का जो फ्रैक्शन होता है नियरली 55% होता है। मतलब 600 से ज्यादा कह सकते हैं, नियरली 625 ml से लेके ये 650 ml आप ले सकते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा हो गया। तो देखो 2 टर्म है यहाँ पर, एक लिखते हैं रीनल ब्लड फ्लो, कितना ब्लड आपकी किडनी से क्रॉस करे वो रीनल ब्लड फ्लो है।
रीनल ब्लड फ्लो पर मिनट हो गया ये, और ये देखो इसे कहते हैं आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो पर मिनट लिखा जाता है, ठीक है। रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है, 625 टू 650 ml पर मिनट कहते हैं। और आप जानते हो कि इस अमाउंट का लगभग जो प्लाज्मा यहाँ अवेलेबल है उस प्लाज्मा का 125 ml जो पार्ट है वो फिल्टर होकर 1 मिनट में ये कहां पहुंचता है, आपके वोमेन्स कैप्सूल में, ह्यूमन और वोमेन्स कैप्सूल में। और इस 125 ml को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, समझ में आ रहा है। और ये 20 से 25 ml के 20 से आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 20 to 25% आप कह सकते हो, 20% 25% ये फिल्टर होता है ब्लड रीनल प्लाज्मा का पार्ट। इट्स नॉट अबाउट द रीनल ब्लड, इट्स अबाउट द रीनल प्लाज्मा, जो कि फिल्ट्रेशन प्लाज्मा का होता है, ब्लड का नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो ये GFR इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इस GFR का अगर पूछा जाए आपसे कि जो पूरा जो वैल्यू है वो एक दिन में लगभग ये GFR आपका बनेगा 180 लीटर, समझ में आ रहा है। एक दिन में जो टोटल नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, वो वोमेन्स कैप्सूल में जो आया उसे क्या बोलते हैं, उसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं उसको। और उसका जो अमाउंट है पर डे ये लगभग 180 लीटर होता है। और इस फिल्ट्रेट का आप जानते हैं, इस फिल्ट्रेट का मोर देन 99% पार्ट आपके किडनी ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और लगभग 1.5 ml ही वो यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, बाहर आता है। तो फिल्ट्रेशन किसका हुआ, वो होता है ब्लड प्लाज्मा का, ठीक है, ना कि ब्लड का। ये समझ में आ रहा है आपको। तो टर्म क्या क्या हो गया देखो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और पूरा पाथवे आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड हार्ट से निकलने के बाद ये जाता है आपके डिसेंडिंग अयोटा में, मतलब सिस्टमिक अयोटा के ब्रांच को डिसेंडिंग अयोटा कहते हैं, और डिसेंडिंग अयोटा के ब्रांच को रीनल आर्टरी कहा जाता है जो किडनी में आता है। इसके ब्रांच को एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं, इसके ब्रांच को ग्लोमेरुलस कहते हैं, और ग्लोमेरुलस फिर से यूनाइट हो क्या बनता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा, और ये फिर मिलता है देखो तो स्मॉलर वेन्स बनते हैं, और स्मॉलर वेन्स के मिलने से फिर रीनल वेन बनता है। ये वेन कहां मर्ज करता है, इंफीरियर वेना कवा में, और ये वापस कहां आता है, आपके हार्ट में। ये आपका ब्लड का पाथवे है जो आपके किडनी से क्रॉस कर रहा है एक्चुअली। और देखो किडनी एक यूनिक ऑर्गन है कि जहां पर 2 बार कैपिलरी बेड बनता है। ये यूनिक एक तरह का स्ट्रक्चर है देखा जाएगा तो, क्योंकि आप जानते हैं कि मोस्टली आपके ऑर्गन्स में क्या होता है, एक बार आपका जो आर्टरियोल्स है उसके ब्रांचेस को आप कैपिलरी कहते हैं, एंड कैपिलरी यूनाइट्स टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स मेक वेन्स। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ एफरेंट आर्टरियोल फिर से कैपिलरी में ब्रांच हो गया देखो। तो डबल कैपिलरी बेड ऑर्गन कहा जाता है किडनी को, डबल कैपिलरी बेड ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार कैपिलरी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक तो एफरेंट आर्टरियोल्स का ब्रांच और फिर एफरेंट आर्टरियोल्स का ब्रांच। तो याद रखिएगा इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के जो वेन जो कैपिलरीज होते हैं ये पूरा का पूरा रीनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड करता है, और इसी कैपिलरी से जो रीनल ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन भी लेता है और इसी से गैसेस एक्सचेंज भी करता है। ग्लोमेरुलस में किसी तरह का एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होता, मतलब वहां कोई ऑक्सीजन का मतलब वो यूज नहीं कर रहा, ना ही वो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई का वो पार्ट इन्वॉल्व होता है वहां पर। तो जो भी कहते हैं ट्यूब्यूल्स के सेल्स का जो एक्सचेंज प्रोसेस होता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के साथ होता है, ना कि ग्लोमेरुलस के साथ होता है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लड आपके एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ पर आया है और जो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल्स में आया है इसमें CO2 और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं यहां भी आर्टरियल ब्लड है और यहां भी आर्टरियल ब्लड है,
लेकिन जब वो कैपिलरी से क्रॉस होकर बाहर आएगा, इस कैपिलरी से, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से होकर जब बाहर निकलेगा, तो वो फिर वेनस फ्लूइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एफरेंट आर्टरियोल में भी आर्टरियल ब्लड है और इफरेंट आर्टरियोल में भी आर्टरियल ब्लड ही होता है। तो वेनस ब्लड बना कहां बताओ? जब ब्लड क्रॉस करता है किसको? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को और वासा रेक्टा को। तो आप आपके सामने देखो ये सारा इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे आप इसका आंसर बता सकते हैं। नॉर्मली अबाउट 20% ऑफ ब्लड, इट इज नॉट 20% ऑफ ब्लड, इट्स अबाउट द ब्लड प्लाज्मा। याद रखिएगा ये ब्लड प्लाज्मा होता है, ना कि ब्लड होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर देखो ये लिखा हुआ है 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर्ड पर डे। फिर वही बात है, यहां ये ब्लड नहीं है, ये तो आपका ब्लड प्लाज्मा का बाद फिल्टर्ड होता है ना, फिल्ट्रेशन ब्लड प्लाज्मा का होता है, ब्लड का नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। देखिए, और आप जानते हो कि फिल्टर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इक्वल टू सिक्रेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड इन रीनल ट्यूब्यूल। अब ये बताइए, जैसे आप ये भी जानते हैं कि जो प्रोसेस आप पढ़ते हो कि फिल्ट्रेशन होता है ना, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर सिक्रीशन होता है, ये तीन चीज के कॉम्बिनेशन से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए यहां पर ऐसा मान लो, ये हमारा मान लो एक रीनल ट्यूब्यूल का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें पीसीटी भी है ना, डीसीटी भी है, लूप ऑफ हेनलेज भी है, कलेक्टिंग डक्ट भी, सब कुछ हमने बना दिया इसके अंदर। और फाइनली लोअर पार्ट से यूरिन बाहर आ रहा है यहाँ से। और आप जानते हैं कि जो एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे आया, अब इसका यहाँ पर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ग्लोमेरुलस में, फिर ये एफरेंट बना ऐसे, और ये फिर डिवाइड हुआ ऐसे कैपिलरीज में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, और ये फिर फाइनली आप जानते हो कि ये मिलकर रीनल वेन्स की तरह ये किडनी से बाहर आ जाता है ना। तो आप ये भी जानते हैं कि जो एफरेंट आर्टरियोल का ब्लड जब यहाँ पे आया, तो पहला काम तो यहां से हुआ। देखो, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा अक्रॉस द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा अक्रॉस द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर। और जो रिजल्ट है इसका वो है फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है, इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। तो रिजल्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है, रिजल्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, और ये प्रेशर की वजह से होता है, ये बाद में बताऊंगा आपको। एंड दैट फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर। तो पहला टास्क क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। आप जानते हैं कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लड प्लाज्मा का मैक्सिमम पार्ट फिल्टर होकर पहुंच जाता है आपके फिल्ट्रेट में। कुछ चीजों को छोड़ दें, जैसे प्रोटीन्स होता है या ब्लड सेल्स वगैरह होता है, ये सब फिल्टर नहीं होता, ऑलमोस्ट सब कुछ फिल्टर होकर आपके वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है। और इस फिल्ट्रेट का काफी कुछ, हम जब ये क्रॉस कर रहा है आपके रीनल ट्यूब्यूल से, तो इसको निकालकर कहां पहुंचा दिया गया? आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। तो ये सेकंड टास्क है, देखो इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दैट इवेंट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि आपके ट्यूब्यूल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या वासा रेक्टा के अंदर होता है। वासा रेक्टा, यू नो, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कैपिलरी दैट रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप इन द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। और ये भी जानते हैं आप कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ आपके ग्लोमेरुलस में, या फिर जो कुछ चीजें ज्यादा आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से आपके ब्लड का जो एक आयनिक बैलेंस है आपकी बॉडी फ्लूइड का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इससे पहले कि वापस वो बॉडी में चला जाए, उस सब्सटेंस को हम कैपिलरी से वापस, ये कैपिलरी से वापस कहां पहुंचा दिया? देखो रीनल ट्यूब्यूल्स में। और ये थर्ड टास्क है जिसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है इसको। तो रीअब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का जो कंपोनेंट है, ये पूरी तरह से रिवर्स फेज में होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहां से कहां होता है? ये ट्यूब्यूल से आपके कैपिलरी में होता है, और जो सिक्रीशन है कैपिलरी से आपके रीनल ट्यूब्यूल में होता है।
और फाइनली जो यूरिन बनता है, देखो आप जानते हैं, वो होता है 1 + 3 - 2। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन, रिजल्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्लस सीक्रेशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और इसके बाद आप जानते हैं लगभग एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये थर्ड ऑप्शन लिखा है, फिल्टर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड इज इक्वल टू द सीक्रेटेड अमाउंट ऑफ ब्लड इन द रीनल ट्यूब्यूल। ये कैसे पॉसिबल है कि जो यहां पर फिल्टर हुआ उतने अमाउंट में सीक्रेट थोड़ी हो जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इट इज टोटली रॉन्ग। ऐसा हो नहीं सकता कि जितना आपका ब्लड फिल्टर हुआ है उतना ही अमाउंट आपके कैपिलरी से वापस सीक्रेट भी हो गया ट्यूब्यूल में। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये स्टेटमेंट भी क्या बताओ, गलत है। कहने का मतलब ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, लेकिन आप अगर ऐसे पढ़ते जाएंगे आप तो लगेगा तीनों सही है। बट याद रखिएगा, ब्लड कहीं नहीं आता, ब्लड प्लाज्मा होता है, और जो फिल्टर्ड अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। 180 लीटर 180 लीटर पर डे हमारा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है, और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करता है। इतने अमाउंट में सिक्रेशन पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो इस पूरे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशंस में जो मैंने आपको बता दिया, रीनल ब्लड फ्लो 1200 ml पर मिनट होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कार्डियक आउटपुट का 1/5 माना जाता है। समझ आ रहा है? जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा का ब्लड का केवल 55% ही प्लाज्मा होता है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो इज 625 ml और 650 ml पर मिनट, और उसका 20 से 25% पार्ट फिल्टर होकर क्या बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसको GFR कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना हो गया, 125 ml पर मिनट, और ये सारी चीजें दोनों किडनी के मिलाकर होता है। मतलब ऐसा नहीं एक किडनी की बात कर रहे हैं, दोनों किडनी के जितने भी उसके ट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं, सबको मिलाकर ये एक डाटा बताया गया है आपको। होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड फाइनली इन तीनों का जो एक कंट्रीब्यूशन है, ये तीनों प्रोसेस मिलकर फाइनली यूरिन का क्या करते हैं बताओ, फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज यूरिन? यूरिन इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्लस रिजल्ट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। 1 + 3 - 2, 1 + 3 - 2। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो क्या है? वो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वुमेन्स कैप्सूल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सिमिलर होता है। तो लेट्स सी ये सारा प्रेशर का पार्ट क्या है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि मान लो कि ये एक वुमेन्स कैप्सूल का हमने स्ट्रक्चर बनाया ऐसे, ये है ल्यूमेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कहता है ना। और जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर सपोज करो ये एक हमने बना लिया, ये एक मान लो ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है ना। ये है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियोल्स का ब्रांच होता है, और यहाँ से ये फिर एफरेंट आर्टेरियोल ये फॉर्म होता है ना। और आप ये जानते हैं कि जो ब्लड यहाँ पर अब पहुंचा है, तो इस ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड में होता है, और जो पार्ट फिल्टर होकर नीचे आ चुका है
इसको क्रॉस करके इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट या इसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। और आप जानते हैं जो फिल्ट्रेशन होता है, दिस फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर कहा जाता है। और ये प्रेशर जनरेट कैसे होता है, उसी पे सारा क्वेश्चन बना हुआ है। कोई तो जो ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से आया वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ और इसकी वजह से ये ग्लोमेरुलस के वॉल पे एक प्रेशर जनरेट करता है नीचे की तरफ, और इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं GHP, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है इसको। देखो तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलर टू ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और आप जानते हो कि ये जो GHP होता है इसका मैग्नीट्यूड नियरली 60 mm of SG लिया जाता है। ठीक है, फिर आप जानते हैं कि आपका जो ब्लड है वो एक कोलॉइड्स के फॉर्म में होता है, उसमें प्रोटीन्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं उसके प्लाज्मा में। तो उस प्रोटीन्स की वजह से क्या हुआ, देखो जो एक आप जानते हैं जो ऑस्मोसिस का इवेंट होता है ना, वो ये चाहता है कि जो फिल्ट्रेट जो यहाँ पर अवेलेबल है इसका जो वाटर है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, क्योंकि ऑस्मोसिस का जो मूवमेंट है वो आप जानते हैं कि जो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है वो, है ना। तो प्रोटीन्स तो आपके ग्लोमेरुलस के अंदर अवेलेबल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एक नेफ्रिक फिल्ट्रेट के अंदर जो वाटर होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि दैट ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, तो वो एक अपोजिट फोर्स जनरेट करता है। देखो तो obvious सी बात है कि जो प्रोटीन्स की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को लिखा हुआ देखो, प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हुआ है, इसी को ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं। और इसका वैल्यू नियरली 32 mmSg लिया जाता है। तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से होता है कि ऑस्मोसिस की वजह से वो मतलब वो वाटर को अपनी तरफ लाना चाहेगा, तो ये जो फोर्स होगा, ये जो ऑस्मोटिक फोर्स होता है ये GHP के अगेंस्ट वर्क करता है। और फिर आप जानते हैं कि जो फ्लूइड यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये नैरो है नीचे की तरफ, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का जो एक प्रेशर होगा जो वुमेन्स कैप्सूल के वॉल पे लगता है, इस फिल्ट्रेट के प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। CHP इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसी को आप ये लिखा हुआ देखो, वुमेन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है इसको। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये नियरली 18 mmSg होता है। तो ड्राइविंग फोर्स तो ये है देखो GHP, और ये दोनों अपोजिंग फोर्स है देखो GHP का। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है NFP, इसी को इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर भी कहते हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और इसी को इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है। ये जो प्रेशर होता है ये होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP। ठीक है, और ये लगभग आएगा नियरली 10 mm of SG। और इसी प्रेशर से, ये हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिस मैग्नीट्यूड की वजह से हमारा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, और वो आपके ल्यूमेन्स में, वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन्स में आता रहता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इट इज 10 mmSg नियरली। और आप जानते हो कि ये जो प्रेशर है ये चेंज होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द ऑटो रेगुलेशन ऑल्सो। बट एक चीज बिल्कुल श्योर होता है कि GHP क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज फिल्टर ही नहीं होगा फिर तो।
और जीएचपी होने के लिए देखो एफरेंट आर्टरियोल्स का जो डायमीटर होता है ये इफरेंट से हमेशा ज्यादा होता है, तभी तो ब्लड यहां एक्यूमुलेट होगा। तो जीएचपी क्रिएट करने के लिए याद रखना, जीएचपी तभी क्रिएट होगा जब एफरेंट आर्टरियोल्स का जो डायमीटर होता है वो आपके इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर से ज्यादा बड़ा हो। और वो सारे मैकेनिज्म जो एफरेंट आर्टरियोल्स के डायमीटर को बढ़ा दे, आप जानते हैं कि डायमीटर बढ़ेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज करता है। तो ज्यादा ब्लड आपके ग्लोमेरुलस में आएगा और एफरेंट को नैरो कर दो आप, तो एफरेंट को बढ़ाएंगे, एफरेंट को नैरो करेंगे आप, तो जीएचपी का वैल्यू क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा। और जीएचपी बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा आपका। प्रोटीन्स का ज्यादा इंटेक करेंगे आप, अगर आपके प्लाज्मा में प्रोटीन्स का अमाउंट ज्यादा होगा तो आपका बीसीओपी बढ़ेगा, नेट फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। अगर आपके रीनल पेल्विस वगैरह में स्टोन्स वगैरह एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो आपके सीएचपी को बढ़ाएगा फिर, और ये भी फिल्ट्रेशन को क्या करेगा बताओ, कम करेगा। तो कई सारे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, और ये एक तरह का ऑटो रेगुलेशन प्रोसेस भी होता है। किडनी आप जानते हैं कि ये प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। तो एफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है उसका, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, तो जीएचपी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक समरी है डिफरेंट तरह के प्रेशर का, और उसके बेसिस पे यार ये आपको आंसर करना है इसमें कि जो ब्लड प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो बीसीओपी होता है, क्या ये फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करता है? नो, फिल्ट्रेशन इस जीएचपी की वजह से होता है जो नीचे की तरफ हो रहा है। ये जो फोर्स, जो ये इस डायरेक्शन का जो पार्ट है ये फिल्ट्रेशन का फोर्स है, तो ये फैसिलिटेट नहीं करेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है लिखा हुआ है कि ये जीएचपी के बराबर होता है, ये भी गलत है। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये तो बिल्कुल आप देखिए, आप कह सकते हैं कि ये भी आपका जो मैग्नीट्यूड भी है, जो डायरेक्शन भी है, ये भी बराबर यहां पर नहीं है। सो द आंसर इज ओनली ए। बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, क्लियर। बट नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आप सबके कंट्रीब्यूशन से बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड GHP माइनस BCOP प्लस CHP, ठीक है। तो ये प्रेशर का वैल्यू याद रखिएगा, और कैसे प्रेशर ऊपर नीचे होता है, एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर, एफरेंट का डायमीटर कैसे चेंज होता है, और उसके चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको डायग्राम में समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ प्लाज्मा वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय हेमरेज? ऑप्शन दिया गया देखो, increased sympathetic activity to the heart and blood vessel, vasoconstriction in afferent arterioles of kidney, third is decrease in GFR, and fourth is decrease in urine volume. अब देखो एक चीज आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि अगर हेमरेज हुआ है तो हेमरेज होने का मतलब है ब्लड लॉस, और ब्लड लॉस अगर हुआ है तो मतलब आपका ब्लड प्रेशर अब डाउन हो रहा है, बीपी डाउन हो रहा है। तो बॉडी का एक जो अपना कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, बॉडी का सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है बॉडी का, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा ब्लड प्रेशर को रेज करना, इंक्रीज करना चाहेगा। और आप जानते हैं कि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होता है वो आपके बॉडी में आपके हार्ट बीट को बढ़ाता है ना, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है ये, है ना। तो ब्लड वेसल्स का जो एक एक्टिविटी है, या जो हार्ट का जो एक्टिविटी होता है, तो ब्लड वेसल्स नैरो भी होते हैं, और हार्ट का कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, हार्ट का बीट, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो ये समहाउ आपके ब्लड प्रेशर को रेज करने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए फर्स्ट एक्टिविटी होना जरूरी होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगा, और इससे हार्ट और ब्लड वेसल्स का जो एक्टिविटी है वो क्या होता है बताओ, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने पहले कहा था कि वेजोकंस्ट्रिक्शन इन एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल में अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ
मतलब इसका डायमीटर कम कर रहे हैं, तो यहाँ का जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ा रहे हो आप। तो अब जो यहाँ का जो आपका ब्लड फ्लो होगा वो डिक्रीज करेगा, और ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज करेगा तो आपका जो जीएफआर है वो घटेगा, और जीएफआर घटेगा फाइनली तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम भी घटेगा। और वैसे भी हम क्या चाह रहे हैं, बॉडी की कोशिश ये है कि बॉडी में सॉल्ट को और वाटर को रिटेन किया जाए ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, है ना। तो एफरेंट आर्टेरियोल्स का जो एक वहां का एक जो मैजेनिक सिस्टम होता है, मैजेनिक मैकेनिज्म कहते हैं, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये अब इसके थ्रू जो ब्लड पास कर रहा है, बॉडी ये चाहता है कि यूरिन के वॉल्यूम को कम किया जाए, तो जीएफआर को कम करना पड़ेगा पहले। तो एफरेंट आर्टेरियोल्स में क्या आ गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो जीएफआर है वो कम होगा, और जीएफआर कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा। और यूरिन आउटपुट कम हो गया मतलब आपने अपने बॉडी में वाटर को और सॉल्ट को क्या किया बताओ, रिटेन कर लिया, एंड दैट्स व्हाई। तो अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए आपसे कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। तो याद रखिएगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से आपका जो जीएफआर का पार्ट है वो क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है, और ये आपके ब्लड प्रेशर को रेज करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हेमरेज हुआ है तो ब्लड लॉस हुआ है, और ब्लड लॉस हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हुआ बताओ, वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है।